हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है ओम्स लॉ बताऊँगा और उसके बाद मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम्स लॉ प्रूव करूँगा। ठीक है, ये सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, ड्राइवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और मैं रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन भी बताऊँगा कि रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन कैसे आता है। ठीक है, और लास्ट जो होगा टॉपिक वो मैं तो आपको बताऊँगा कि व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ क्या बोला था? ओम्स लॉ बोला था कि अगर इफ एक्सटर्नल कंडीशन इज कांस्टेंट, ठीक है, या अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज, इफ द एक्सटर्नल कंडीशन रिमेन अनचेंज्ड। जैसे एक्सटर्नल कंडीशन में क्या हो गया, तुम्हारा प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये अनचेंज्ड रहता है। ठीक है, देन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर। ठीक है, जब एक्सटर्नल कंडीशन अनचेंज रहता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, और स्ट्रेन भी बोला जाता है। वायर में जो है स्ट्रेन भी नहीं होना चाहिए। स्ट्रेन मैं बताता हूँ तीनों का रीजन क्यों। देन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। मतलब करंट जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चों, करंट होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। ठीक है, ये था ओम्स लॉ। अब एक्सटर्नल कंडीशन अनचेंज्ड क्यों होना चाहिए, ये भी बात है कि क्यों होना चाहिए, एक्सटर्नल कंडीशन अनचेंज्ड क्यों होना चाहिए। तो देखो उसका रीज़न क्या है। जैसे मैं पहले बताया टेम्परेचर अगर कांस्टेंट ना रहा तो बताओ, बस पोटेंशियल पे करंट थोड़ी ना फिर डिपेंड करेगा। करंट देखो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये तुम लोग पहले से पढ़े हो। फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बोला गया क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिससे कि बस पोटेंशियल पे करंट जाए, बाकी कोई भी पैरामीटर चेंज ना हो। प्रेशर में भी अगर प्रेशर चेंज हुआ तो देर जाहिर सी बात है प्रेशर चेंज होने से टेम्परेचर में कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा। अब स्ट्रेन में क्यों बोल रहा हूँ, देखो स्ट्रेन होता है क्या, तुम लोग शायद अभी नहीं जानते होगे। स्ट्रेन होता है जब तुम किसी भी बॉडी को पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे ना। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होता है जिससे शेप चेंज होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो उसके लेंथ में क्या होगा, चेंज। अगर लेंथ में चेंज होगा तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, रेजिस्टेंस में चेंज आया तो देयर इज ए चेंज इन करंट। तो फिर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल फिर कैसे रह गया, नहीं हो पाएगा ना। इसलिए बोला जाता है स्ट्रेन, प्रेशर और टेम्परेचर रिमेन अनचेंज, देन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो देखो जैसे जैसे भी को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, आई भी बढ़ेगा। क्लियर है, जैसे जैसे भी को बढ़ाओगे आई भी बढ़ेगा। ये प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हो तो ये 10th में पढ़े हुए क्या आता है बच्चों, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये सभी जानते हो रेजिस्टेंस के बारे में मैं कल बात कर लिया था। तो बताओ यहाँ पे R इक्वल टू क्या आ गया, V/I। अब देखो R कांस्टेंट रहेगा, तुम V को कितना भी बढ़ा दो, जैसे V तुम R जो होता है ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना ही करंट पे। फॉर्मूले से लगता है कि V बढ़ाने से R बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। R क्या है, कांस्टेंट। आप बोलोगे सर V बढ़ाएगा तो R क्यों नहीं बढ़ रहा है। अगर तुम V बढ़ाओगे, V डबल करोगे तो उस हिसाब से करंट भी क्या हो जाएगा, डबल। जैसे मान लो शुरुआत में वोल्टेज 20 और करंट क्या बोलते हैं 10 एम्पेयर है, तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 2। अब बोलोगे हम इसको 40 कर देगा। अगर तुम जैसे ही वोल्टेज को 40 करते हो ना, जैसे ही वोल्टेज को तुम क्या करते हो 40, तो करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 20। तो बताओ अभी भी रेजिस्टेंस क्या है, 2। बात समझ में आया क्या हो रहा है। तो R कभी भी डिपेंड नहीं करता किस पे, वोल्टेज और करंट पे। ये दिमाग में याद रखना कि वोल्टेज कितना भी बढ़ा दो, करंट कितना भी बढ़ा दो, देयर इज नो एनी चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम। ठीक है, OHM, ये कल मैं बता दिया था वैसे लास्ट लेक्चर में। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। देखो अब रेजिस्टेंस का उल्टा एक वर्ड होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। इसको हम लोग रेजिस्टेंस का उल्टा बोलते हैं। सर क्यों ऐसा हुआ, देखो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, फ्लो करवाना। जो जितना घटिया रेजिस्टेंस होगा उतना ही जिसमें जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, किसी भी कंडक्टर में, उतना ही कम उसका क्या होगा, कंडक्टेंस। क्योंकि रुकावट दे रहा था उसमें कंडक्टेंस क्या होगा, ख़राब होगा। और जिसमें जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा उसका कंडक्टेंस। इसलिए ये इन्वर्सली है। ठीक है, क्लियर है। इसलिए क्या है,
ठीक है बच्चों, इसलिए ये इन्वर्सली है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंडक्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखो ओम इन्वर्स भी होती है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, और इसको ओम इन्वर्स भी लिखते हैं, और इसका जो एक और यूनिट है सीमेंस, कैपिटल एस इसका सिंबल है, और सीमेंस। ठीक है, इसकी एक ये और यूनिट है, क्या है वो, सीमेंस है। क्लियर है। तो कंडक्टेंस की यूनिट कंडक्टेंस 1/r को बोलते हैं ओम, एस सिंबल है, और सीमेंस हम लोग इसको लिखते हैं। क्लियर है। सीमेंस साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए ये एस क्या है यहाँ पे, स्मॉल है, ये एस क्या है यहाँ पे, स्मॉल, और यहाँ पे एस क्या है, कैपिटल। जैसे न्यूटन में होता है, न्यूटन लिखते समय एन स्मॉल लिखते हैं और एन कैपिटल होता है उसका सिंबल, तो उसी तरह, क्योंकि सीमेंस साइंटिस्ट था। तो ये तुम्हारा क्या है, कंडक्टेंस। ठीक है, उसी तरह रेजिस्टिविटी भी तुम लोग पढ़े हो। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो से, तो उसका जो उल्टा होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, 1/, ये। ठीक है, अब कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी की यूनिट। तो वहाँ से देख लो, जो इसकी यूनिट थी, इसकी यूनिट क्या थी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, ओम मीटर थी ना, यूनिट ऑफ ओम मीटर थी। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को बताओ बच्चों क्या बोलते हैं, सीमेंस, और मीटर इनवर्स, तो इसकी ये यूनिट होती है। ठीक है, सीमेंस मीटर इनवर्स, इसकी ये यूनिट होती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, इसको कॉपी करो। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अब ये ओम्स लॉ था, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ में कुछ जानते हो डिमेरिट है इसके, जो अगर पूछा जाए कि ओम्स लॉ का ड्रॉबैक क्या है, तो सुनना, जो ओम्स लॉ था ना, वो बोला गया था एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ओके, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट है। ग्राफ ऑफ आई बी एंड वी आई, ग्राफ ऑफ आई बी एंड वी आई में अंतर क्या है, वो पहले देख लो। ग्राफ ऑफ आई वी एंड वी आई, जैसे ये वी आई कर्व दिया हुआ, तो देखो v इक्वल टू क्या होता है, आई आर आई। ठीक है, v इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर आई। तो देखो अब v वर्सेज i का ग्राफ जब भी बोला जाए, तो v को लेफ्ट में रखो, i को राइट में। जब i को बोला जाए तो i को लेफ्ट में रखो, v को उधर। तो ये y इक्वल टू mx से कंपेयर करो, y इक्वल टू mx से। तो बताओ x की जगह i है और y की जगह v है, तो बताओ जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या होता है, स्लोप। उसी तरह जो इसमें i का कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा बच्चों, स्लोप। तो i का कोएफिशिएंट क्या है, r। तो बताओ इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, r। इसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, स्लोप इसका क्या होगा बच्चों, r होगा। ठीक है, इसका स्लोप बच्चों क्या होगा, r। ठीक है, अब उसी तरह अगर IB की बात किया जाए ना, किसकी बात किया जाए, IB, तो फिर अब मेरे को I को लेफ्ट में रखना, V को, तो बताओ जैसे I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/r इंटू V, यही पढ़ो ना, V/r। तो बताओ y इक्वल टू mx से कंपेयर करो, तो y की जगह I को होना चाहिए था। IB का ग्राफ बना लो, IB का ग्राफ जब भी बोला जाए तो I को y एक्सिस पे, B को x पे, और BI का जब बोला जाए तो B को y पे और I को x पे। तो यहाँ पे वही है, तो आप देखो y की जगह क्या होना चाहिए, I। तो देखो y की जगह I है क्योंकि, और x की जगह क्या होना चाहिए, B, क्योंकि x पे B है। तो बताओ जो अब B का कोएफिशिएंट है, अब B का बच्चों जो कोएफिशिएंट है, ध्यान देना, अब जो B का कोएफिशिएंट वो क्या, जैसे x का कोएफिशिएंट क्या होता है, स्लोप। तो यहाँ पे IB इक्वल टू 1/r भी लिखोगे ना, तो B का जो कोएफिशिएंट होगा वही क्या होगा, स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप क्या बता रहा, स्लोप इक्वल टू बताओ बच्चों क्या बता रहा है, ये कंडक्टेंस। वहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे कंडक्टेंस। तो याद रखना VI का कर, VI का जो VI ग्राफ का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस को बताता है, और IB ग्राफ का, IB का जो स्लोप होता है वो कंडक्टेंस को बताता है। ये बात समझ में आया? ठीक है, ये क्लियर होगा सभी को? ठीक है, हाँ। तो देखो अब क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है ना, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये VI ग्राफ है, ठीक है,
ये ए है और ये बी, तो बोलेगा रेजिस्टेंस ऑफ ए बड़ा है रेजिस्टेंस ऑफ बी, तो वी आई ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, रेजिस्टेंस को, तो जिसका जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो बताओ बी का स्लोप ज़्यादा है, बी का स्लोप थीटा ज़्यादा और इसका कम, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर ऑफ बी रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए, लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। अब उसी तरह अगर बोल दिया जाए कि है ना, क्या बोलते हैं, आई वी का ग्राफ बताओ, आई वी का ग्राफ ऐसे दे दिया गया, आई वी का ग्राफ ऐसे अगर दे दिया गया, आई भी, और क्वेश्चन में बोला जाए ये बी और ये ए, ठीक है, बोला जाए ए बी और ए में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, बताओ। आई वी के ग्राफ में स्लोप किसको बताता है, कंडक्टेंस को, और जिसका कंडक्टेंस ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम, जिसका कंडक्टेंस ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस बच्चों क्या होता है, कम होता है। तो देखो ये ए है, ये बी है और ये ए, स्लोप किसका ज़्यादा है, ए का। आई बी के ग्राफ में स्लोप रेजिस्टेंस का उल्टा बताता है ना, तो इसका है अगर एंगल कम है तो इसका क्या है, कंडक्टेंस कम है, अगर कंडक्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। आई बी में स्लोप किसको बताता है, कंडक्टेंस को, जिसका कंडक्टेंस कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो ए वाले का कंडक्टेंस क्या दिख रहा है, स्लोप कम है, ए वाले का एंगल कम है ना, और इसका एंगल क्या है, ज़्यादा, थीटा 1 थीटा 2, इसका एंगल क्या है, ज़्यादा। तो ए वाले का अगर एंगल कम है तो स्लोप कम है, स्लोप कम है तो इसका कंडक्टेंस कम है, कंडक्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो क्या लिखोगे, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। समझ में आया बच्चों क्या, ठीक है। तो इससे ग्राफ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं ना, ड्रॉबैक इसका क्या है, देखो ड्रॉबैक इसका क्या है ना, ये बोला था एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर है ना बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में अगर करंट किसी भी वायर से पास करवाते हो, बड़े अमाउंट में किसी भी वायर से करंट पास करवाते हो, तो बताओ करंट जो है, करंट के कारण क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट, करंट के कारण बच्चों क्या होगा, हीट होगा, करंट के कारण क्या बनेगा, हीट बनेगा। ठीक है, करंट जहाँ से भी पास करेगा सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ये तो तुम लोग 10th में पढ़ोगे, कुछ ना कुछ हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो करंट अगर इस जैसे कोई भी वायर से देखो, कोई भी हैवी वायर को टच करते हो देखते हो वो हीट हो जाता है, जैसे तुम आयरन का वायर देख लो या तुम फिर है ना क्या बोलते हैं हीटर का वायर देख लो, गर्म हो जाता है, क्योंकि उससे अगर करंट पास करता है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके वायर से वायर गर्म हो जाएगा, हीटर का वो तो गर्म होता है ये टंगस्टन, लेकिन वायर भी उसका थोड़ा गर्म हो जाता है। तो गर्म होने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो देखो आइडियली जो ओम्स लॉ बोला था वो बोला था कि वी आई का कर्व ऐसा होता है, लेकिन रियल में क्या होता है, रियल में देखो वी आई कर्व क्या हो जाता है, वी आई कर्व क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ साथ जब आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो कुछ ना कुछ हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आई की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ हीट से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितना ओम्स लॉ बताया था रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा होगा कि उससे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा ना, क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस उसका है लेकिन हीट के कारण, रेजिस्टेंस कंडक्टर का है लेकिन हीट के कारण रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा ना। अगर और बढ़ गया तो बताओ कुछ देर के बाद करंट की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कुछ ना कुछ हीट बनेगा और हीट से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, सभी का रेजिस्टेंस क्या है, सेम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सब जगह स्लोप देखो क्या है, एंगल सबका से क्या है, सेम, क्योंकि ये क्या है स्ट्रेट लाइन है तो सेम स्लोप दिखा रहा है। लेकिन रियल में क्या होता है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन जैसे तुम करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हीट में एनर्जी कन्वर्ट होने लगती है, तो इसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इस कारण से इसका स्लोप क्या हो जाता है बच्चों, ऐसा ऐसा स्लोप क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ने लगता है। रियल में बताओ तुम लोग को क्या बताया जाता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देखो बताता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ स्लोप ये होना चाहिए, लेकिन होता क्या है स्लोप यहाँ तक तो सही चलता है कम करंट पे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है बच्चों, स्लोप बढ़ जाता है जब करंट की वैल्यू तुम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। ठीक है, स्लोप क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। देखो ये डॉटेड लाइन जो वो बढ़ते हुए स्लोप को दिखा रहा है, ठीक ना। तो स्लोप धीरे धीरे क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ने लगता है, ठीक है ना, क्योंकि करंट की वैल्यू जब बढ़ती है तो कुछ करंट की वैल्यू जब बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा हीट बन जाता है वायर में हीट बनने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, वी आई का बढ़ जाएगा। और इसी तरह आई वी का बनाते तो वो घट जाता है। समझ में आता है, ये पहला ड्रॉबैक है, ठीक है ना, ये पहला ड्रॉबैक है। व्हेन द वेरी लार्ज करंट पासिंग थ्रू अ वायर देन द some energy waste in the form of heat, and due to heat temperature of wire rises, and due to rise in temperature its resistance will increase, and due to increase in resistance its slope become non linear। ये पहला ड्रॉबैक है,
वीडियो को थोड़ा स्लो करके इसको लिख सकते हो तो लिख लेना, ये पहला ड्रॉबैक है, ठीक है। अब दूसरा ड्रॉबैक क्या है सर, तो दूसरा ड्रॉबैक देखो क्या है ना, कई सारे ऐसे वो क्या बोलते हैं मैटर है ना जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे तुम्हारा सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर मैटर की बात कर रहे हैं, मैटर नॉट कि मेटल। कई सारे मैटर MATTER मैटर ऐसे है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे तुम्हारा सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ है ना ये ऐसा बनता है, सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ है ऐसा। अब ये ग्राफ कैसे बना ये हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, लेकिन सेमीकंडक्टर का ग्राफ जो है IV कर्व होता है उसका, वो ऐसा बनता है, ठीक है। अगर वो ऐसा बनता है तो बताओ यहाँ पे कहीं पे भी लिनियर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। कुछ छोटे छोटे पार्ट पे लिनियर दिखेगा लेकिन एक्चुअल पूरा ये लिनियर नहीं होता है। तो छोटे से अगर पार्ट को देखोगे तो थोड़ा सा लिनियर तो होगा, इतने में देखोगे तो ये ओवरऑल लिनियर नहीं होता है। तो ओम्स लॉ डज नॉट ओबे इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, सभी सेमीकंडक्टर में ये ओम्स लॉ, किसी भी सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। तो एग्जांपल में जर्मेनियम, सिलिकॉन लिख देना, ये फेमस है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ डज नॉट ओबे इन सेमीकंडक्टर, तो ये इसका सेकंड ड्रॉबैक है। मतलब ये सभी मैटर में ये ओबे नहीं होता, कुछ में ये ओबे होता है, कुछ में ये ओबे नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये इसका क्या है? ड्रॉबैक है, ठीक है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, ठीक है ना। क्लियर है? सेमीकंडक्टर ग्राफ भी कैसे बना हम लोग इस पर PhD करेंगे, लेकिन वो सेमीकंडक्टर में का एक चैप्टर है तुम लोग का +2 में, तो उसमें जाकर हम लोग इस पर PhD करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग आते हैं हाँ ड्राइवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्राइवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम्स लॉ को कैसे ड्राइव करें। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तुम लोग क्या पढ़े थे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तुम लोग क्या पढ़े थे बताना? VD = E/m τ। नेगेटिव था लेकिन हम बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये पहला इक्वेशन। तो I = क्या होता है ये भी पढ़े हो, NEABD। अब देखो मेरे को ओम्स लॉ चाहिए ना, तो मेरे को वोल्टेज और मेरे को करंट चाहिए। करंट तो सामने दिख रहा है लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन में वोल्टेज नहीं है। तो वोल्टेज के लिए किसकी ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये दिमाग में वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन है। तो मेरे को एक दिमाग आया, अच्छा BD की वैल्यू यहाँ पुट कर देती है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड दैट लिस्ट आ जाएगा। तो हाँ ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन, पुट दी वैल्यू फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या करोगे? NEA VD की वैल्यू ये पुट कर दो, E/m τ। ओके सर ये तो हो गया, बहुत ईजी था। तो I = NE²A। अब देखो E की जगह मेरे को क्या चाहिए? अब जैसे कंडक्ट ऐसा था, डायग्राम बना लेना, हर ड्राइवेशन में डायग्राम है। मार्कर अभी चल नहीं रहा, इंक भरने का टाइम नहीं। ये L और ये इसका एरिया A, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर V वोल्टेज है तो यहाँ 0 होगा और यहाँ V होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का डिफरेंस तुम लोग को पता है मैग्नीट्यूड में। E = क्या होता है? V/L मैग्नीट्यूड में। तो बताओ E की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? V/L m τ। अब V भी दिख गया और I भी दिख गया। अब मेरे को क्या चाहिए? V/I की वैल्यू होती क्या है? तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, V और I को एक तरफ, बाकी को V और I को एक तरफ भेज दिया, बाकी को m, ये उधर गया mNE² τ L/A, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है ना, किसी भी कंडक्टर में m क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? कांस्टेंट। n क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी क्या होगा? कांस्टेंट है। E की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट, ये तो तुम्हें पता है 1.6 × 10⁻⁻19। टॉ क्या है? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ये कांस्टेंट होगा। लेंथ किसी भी कंडक्टर का कांस्टेंट होगा। एरिया किसी भी कंडक्टर का, एरिया पर सेक्शन कांस्टेंट होगा। मतलब V/I क्या आ गया तुम्हारा? ये क्या आ गया बच्चों? कांस्टेंट। ये क्या आ गया? कांस्टेंट। तो अब इसको हम एक कांस्टेंट का नाम दे देंगे। तो यहाँ से V/I क्या बन गया? कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू R। तो देखो V/I = क्या आ गया बच्चों? R। तो यहाँ मेंशन कर देना तुम लोग कि ये सभी कांस्टेंट है, तो इसको हम एक कांस्टेंट नाम दे देते हैं। वहाँ से कांस्टेंट का नाम क्या आ गया? R। तो ये बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसी से हम लोग ये था तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है
ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसी से हम देखो रजिस्टिविटी का भी, रजिस्टिविटी एक तो ये हो गया, ठीक है। अब इसी के रास्ते से हम लोग एक रजिस्टिविटी का भी ड्राइवेशन करते हैं, ये हो गया खत्म ये ड्राइवेशन यहाँ पर, ठीक है। अब रजिस्टिविटी का ड्राइवेशन देखो कैसे होगा। मेरे को आर की वैल्यू पता चल गई इससे पहले वाले स्टेप से, जैसे वी अपॉन आई इक्वल टू आर आया था ना, आर, तो मेरे वी अपॉन आई इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू बच्चों बताओ यहाँ से मेरे को क्या पता चल गई, एम एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए, और मेरे को एक आर की एक और वैल्यू पता है क्या होता है वो रो एल अपॉन ए। ये क्वेश्चन थर्ड और ये क्वेश्चन फोर्थ, ठीक है, ये क्वेश्चन फोर्थ। अब इन दोनों को क्या कर दो बच्चों, कंपेयर कर दो। देखो आर आर एल अपॉन ए, तो बताओ रो की जगह ये डिवाइड कर दो, ये कंपेयर कर दो, तो रो की जगह कौन ले रहा है, रो की जगह कौन ले रहा है, ये देखो आर इधर एल अपॉन ए इधर, एल अपॉन ए इधर, तो रो की जगह कौन ले रहा है बच्चों, ये तो डिवाइड कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बताओ यहाँ से रो की इक्वल टू क्या आ गया, एम एन ई पे पावर, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से बताओ मेरे को क्या मिल गया, रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। देखो अगर क्वेश्चन है जो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी को ड्राइव करो, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी को ड्राइव करो, तो यही ड्राइवेशन है पूरा, यहाँ से यहाँ तक जो भी किए, ठीक है। क्लियर है सभी को? ओके, ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये तो हो गया, ओके, ठीक है। तो अब देखो क्या है ना, अब फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी यहीं से निकलता है, जो हम तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं। देखो कैसे, रेजिस्टिविटी मास पे डिपेंड कर रहा है, मास तो इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एन कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट नहीं है, ई और मास कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल कांस्टेंट और ई की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो बचा क्या, एन और टाउ, क्योंकि ई और एन तो हर जगह सेम ही होगा, ई की वैल्यू और एम की वैल्यू हर जगह सेम होगी, वो तो बदल नहीं सकती, वो कभी भी नहीं बदल सकती, कहीं पे भी चले जाओ। तो बचा एन और टाउ, ये दोनों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रहा है। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जो है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन पर डिपेंड कर रहा है। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतनी कम, और जितना टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम होगा उतने ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा। देखो अब टेम्परेचर अगर कम है तो बताओ ये जो टकराएगा टेम्परेचर, देखो क्या है, टेम्परेचर अगर बहुत कम है तो बताओ टकराने की स्पीड क्या होगी। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या होता है, कोलिजन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब यहाँ से टकरा के आया, अब बताओ यहाँ पे जाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, इतना स्लो नहीं चलता, हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। अब देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दो तो टकराया, ऐसे टकराया, ये देखो आया ऐसे, कितना तेज़ आया, यहाँ से यहाँ तेज़ आया, तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या हो गया, कम हो गया। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच का टाइम, तो बताओ टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम हो गया, ये कम हो जाएगा तो ये ज़्यादा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर टाइम ऑफ रिलैक्सेशन विल डिक्रीज, एंड ड्यू टू डिक्रीज इन टाइम ऑफ रिलैक्सेशन रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, तो यहाँ से ये ड्राइवेशन होता है। ओके, ये तो पता चल गया सर। अब एन, देखो एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये सभी में अलग अलग होता है, जैसे कॉपर हो गया तो अलग होगा, ठीक है। कॉपर में एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर वो ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा बच्चों, कम होगा, ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा। तो एन क्या है, अलग अलग कंडक्टर का अलग होगा, अलग अलग कंडक्टर का अलग होगा, तो रेजिस्टिविटी भी अलग अलग कंडक्टर का अलग होगा। तो कल मैं बताया था ना, टेम्परेचर और नेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, वो यहाँ से आया था। अब देखो टेम्परेचर बढ़ा होगा तो ये क्या होगा, कम, ये कम होगा तो ये रेजिस्टिविटी ज़्यादा, ये कल मैं बताया हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए ऐसा हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाओगे ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर में है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं तुम लोग को कल न्यू लेक्चर के साथ, और वीडियो अच्छा लगा तो अंडरस्टूड लिखो, पूरा समझ में आ गया तो अंडरस्टूड लिखो, और भी अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो, और वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना, मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाएगा। दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो वीडियो। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।